तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। जिस भी प्रकार हम मॉक टेस्ट की सीरीज चला रखी है उनमें हम एक नया मॉक टेस्ट नंबर 6 वो सरल करेंगे। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे गए हैं तथा आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। इसमें उसी प्रकार के प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके पेपर के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये टेस्ट नंबर आपका 6। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। ठीक है, इन्होंने हर्षचरित पुस्तक की रचना की थी। इसके अलावा इन्होंने कादम्बरी बुक भी लिखी गई थी। ये इनका पहला उपन्यास माना जाता है। इसको हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर। अब इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन पूछे गए, अन्नामुडी ये किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिमी घाट, यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला इसमें दोदा बेटा, ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसमें हिंदी है ना, वो चेक करने मत लग जाना, ठीक है ना। कोई शब्द गलत लिखा गया तो आपको बस समझ में आना चाहिए। धूपगढ़ है, ये जो सतपुड़ा रेंज है हमारी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको जो मुख्य ऊंची चोटियां जैसे गुरु शिखर, अरावली की, धूपगढ़, सतपुड़ा की, दोदा बेटा, नीलगिरी की, अन्नामुडी, पश्चिमी घाट की, ये पता लग गई। तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये माउंट आबू में स्थित है ये सारी चीजें। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना आवंटन लगभग किया गया था? मतलब रक्षा बजट कितना था? तो यह था 7.85 लाख करोड़। ये पिछले साल से लगभग 15.9% अधिक था। जो इससे पिछले वर्ष बजट, रक्षा बजट था, उससे लगभग 15% अधिक मान सकते हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61, ये इसका राइट आंसर हो गया, अनुच्छेद 61। अब मुझे बताओ, देखें अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति किसी भी कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा है ना, उसको कम कर सकता है, उसको माफ कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक की सजा को भी माफ कर सकता है। ये केवल राष्ट्रपति के पास पावर होती है। अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में है भारत के महान्यायवादी। ये अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोल दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। यारलंग सांगपो, सांगपो या सांगपो, या तो यारलंग सांगपो बोल दो या फिर सांगपो बोल दो। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास किस हिमनद से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है? तो उसका नाम है चेम्मा युंग डुंग ग्लेशियर, या हिमनद बोल दो। ग्लेशियर या हिमनद एक ही चीज होती है, हिंदी में बोले तो हिमनद, वैसे ग्लेशियर। अब देखो दिहांग इसका कहाँ नाम है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को ही। जमुना, जमुना कहाँ कहा जाता है? बांग्लादेश। मेघना, मेघना कहा जाता है जो जमुना और गंगा, जब इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और गंगा कौन सी? एक तो जमुना, दूसरी गंगा, इनकी जो संयुक्त धारा होती है उसको मेघना कहा जाता है, ठीक है, मेघना कहा जाता है। ये जो भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोवन क्षेत्र है ना, डेल्टा, वो उसका निर्माण करती है। हाँ देखो, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दियांग, बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र कहा जाता है इसको असम में, या हम भारत में वैसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसकी जो लंबाई है कितनी है? 2900 किलोमीटर। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें आपको पता लग गया कहाँ से निकलती है ग्लेशियर, कौन सी झील कहाँ बहती है, ठीक है, ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए साथ में। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 पुरुष एकल, महिला एकल नहीं पूछा है, पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी तो ये कार्लोस अल्कराज है, वो जीते थे। इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे फिनिश किया, ये थे सेकंड। नोवाक जोकोविच इसमें रनर अप पे रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसकी वजह से विरोध किया। और इसी विरोध के मतलब प्रभाव में लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी ना, तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तभी उन पर लाठियां बरसाई, तब उनकी मृत्यु हो गई थी। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय ने विरोध का नेतृत्व किया था और उन्हें लाठियों की खानी पड़ी। वर्तमान में मार्च 2026 में भारतीय थल सेना के प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अनिल कुमार चौहान क्या है? अभी CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत की जो सर्वोच्च सेना है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, अभी वैसे ही तो राष्ट्रपति है, लेकिन अभी हमने एक नया गठन किया था, बिपिन रावत पहले थे CDS, अभी सेकंड है वो अनिल चौहान है, ये सेकंड CDS है। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दर्ज ड्रम गार्जियन 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये हुआ था भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच ड्रम गार्जियन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया? तो आचार्य विनोबा भावे को।
व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। कब? 1917। 56 आजाद हो गया था। हाँ, 1917 सही है। दूसरे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए थे, सेकंड फर्स्ट तो विनोबा भावे और सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्यों की थी इसके पीछे भी एक कारण है, मैं आपको बताऊं। देखो आपने बता दिया 1917। जब 1917 के टाइम जो हमारा प्रथम, याद करो, विश्व युद्ध हो रहा था, उसमें क्या किया कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, इन्होंने भारतीयों की बिना परमिशन के इनको युद्ध में धकेल दिया। मतलब युद्ध में शामिल हो गए, भारतीयों से पूछा ही नहीं। ठीक है, तो उसके कारण मुख्य कारण यही था व्यक्तिगत सत्याग्रह का। ठीक है ना, मतलब हमसे परमिशन ही नहीं ली और भारतीयों को युद्ध में शामिल कर दिया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हम्पी जो खंडर है किस राज्य में स्थित है? हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में, विजयनगर जिले में स्थित है हम्पी। जानते हो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थित स्थल है, 1986 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1986। और हम्पी की एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो 50 रुपए का नोट होता है भारतीय, उस पे इसकी क्या है? फोटो। ₹50 के नोट पर हम्पी के जो यूनेस्को स्थल है उसकी फोटो है। ठीक है, प्रसिद्ध मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? नाम क्या था? विंग्स ऑफ ए फायर इनकी आत्मकथा थी। एक इनकी बुक थी इग्नाइटेड माइंड्स, ये इनकी बुक थी, आत्मकथा नहीं थी। आत्मकथा क्या होती है? जिसमें अपनी खुद की जो जीवनी है उसके बारे में बताया जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ। इनको नोबेल मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, सीवी रमन को 1954 में, हमें भारत रत्न 1954 में मिला था। ठीक है, वैसे 1930 में मिला था इनको नोबेल, 1930 में नोबेल मिला था। 1954 में भारत रत्न लिख लेना। हरगोविंद खुराना को नोबेल मिल चुका है। मदर टेरेसा को भी नोबेल मिल चुका है। कब? 1967 में। किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। शांति में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा। ये चीजें याद करो, आपको बता दी गई है पहले से। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा डेजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के 15 देशों में स्थित है। लगभग 15 देशों में यह डेजर्ट स्थित है, इतना बड़ा है। जो हमारा थार का डेजर्ट है जो एशिया महाद्वीप में, वो कितने देशों में स्थित है? 2, भारत और पाकिस्तान। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। शक्ति। अब देखो, जो जीके के क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। अब हम साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई जिसमें मापते हैं, क्या है शक्ति? शक्ति को वोट में मापा जाता है। शक्ति को कार्य बटा समय के रूप में लिखा जाता है, मात्रा के वोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत जो लीवर होता है उसके द्वारा स्रावित पित्त रस
का मुख्य कार्य क्या है, वो क्या करता है, वो करता है वसा का पायसीकरण। वसा का पाचन है वो लीवर द्वारा होता है। ठीक है। प्रकाश के किस गुण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकिरण के कारण जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का सही रासायनिक सूत्र CaSO4.12H2O। ये जो पहला दे रखा है ऑप्शन, ये किसका रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का। ये जिप्सम का है। ये किसका है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम हो गया। है किसका वैसे? ये दावन है सोडा, दावन सोडा। जो अगला दे रखा है हमें NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हो गया खाने का सोडा। आया समझ में आपको ये जानकारी? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को PAP, इसकी जो रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम ये हेमीहाइड्रेट हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य समूह जो ग्रुप 18 ग्रुप 0 के तत्वों को क्या कहा जाता है? हेलोजन या क्षारीय तत्व या अक्रिय गैसें? अक्रिय गैसें। ठीक है। हेलोजन किस समूह के होते हैं? समूह वर्ग 17 या समूह 17। क्षारीय धातु किसकी होती है? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु है वो क्लोरोफिल के केंद्र में पाई जाती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं RBC की औसत जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और ये RBC नष्ट कहाँ होती है? नष्ट होती है पलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के पीछे का दृश्य जो पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों में पीछे देखने के लिए तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण के कुछ उपयोग बताओ। जैसे गाड़ी की हेडलाइट में, डॉक्टर दांत देखने के लिए, है ना, शेविंग बनाते हैं शेविंग दर्पण में। ठीक है। आगे पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रॉबर्ट हुक ने कल ही पढ़ा था 1665 में कोशिका। ठीक है। कोशिका कौन सी थी? मृत कोशिका। लुई पास्चर ने चेचक के टीके की। एडवर्ड जेनर ने रेबीज, याद रखा करो, रेबीज के टीके की। नींद मत लो, एक्टिव हो जाओ थोड़े, है ना। श्री भगवान सीधा बैठ जाओ। 1928 में इन्होंने खोज की थी। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? जो हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक है, इनमें से
प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, ये 1H1 होता है, ये होता है 1H2, ये होता है 1H3। तो इसमें क्या होता है, केवल एक है इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन है नहीं होता। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ध्वनि ठोस में सर्वाधिक होती है, इस्पात ठोस है तो इसमें सर्वाधिक। सबसे कम किस में होती है, निर्वात में, इसमें होती है सबसे कम। प्रकाश किस में सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 46 होती है कुल संख्या। अगर जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होती है। इसमें ऑटोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम वैसे देखे तो 22 जोड़ी, संख्या हो गई 44। और जो लिंग निर्धारण वाले हैं वो कितने होते हैं, 1 XX और XY। XX होते हैं महिला में और XY होते हैं पुरुष में। ठीक है, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन धातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो सारा है फुल है, अच्छा है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा, तो जल का परिवहन जाइलम द्वारा। फलोम द्वारा भोजन का। ठीक है, ये पेरेनकाइमा एक सरल स्थायी ऊतक है, आएगा क्वेश्चन तो देख लेंगे। ठीक है, अब न्यूमेरिकल है एक, यदि किसी 10 kg की वस्तु पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाए तो जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, वो कितना बनेगा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर m गुणा a। यहाँ आपसे a पूछा है ना, तो a बराबर F बटा m। फोर्स कितना है, 50 न्यूटन, वो इकाई छोड़ दो चाहिए, और त्वरण 10 है, कितना आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आ गया समझ में। इकाई दे रखी है, अलग होती तो हम उस पर गौर करते, सभी में सेम इकाई है तो उसकी जरूरत नहीं है। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखो मैथ स्टार्ट हो गई है, हमने जीके और साइंस कंप्लीट कर ली है। अब देखो इसमें कोई शॉर्टकट फॉर्मूला तो है नहीं, तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं पहले लिख ले। पहली 2 है क्या, फिर अगली 3, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली 13, कितनी हो गई, और 17। अब हो गई क्या 7, इनको ऐड कर दो, ऐड कर दे। देखो 3 2 5 5 10 10 7 17, 10 27 1 28, 28 और 10 38 और 3 41, 41 और 10 51 और 7 है 58, 58 आएगा। इसमें भाग देंगे कितनी संख्याएं, 7 का, तो क्या आया, 7 7 49, 8 7 56, 8 बच गया 2 0, 7 2 14, बच गया 6, 7 8 56। जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसको काट के चेंज कर लो या इसमें कर लो 2 8। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर था। एक बेलन का व्यास, ध्यान से समझना क्वेश्चनों को क्या बोल रहा है। बेलन का व्यास 14 सेमी दे रखा है, त्रिज्या नहीं है, और ऊंचाई 10 सेमी है, उसका आयतन क्या होगा। तो जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर गुणा h। पाई का मान 22/7, r 2r का मान 14 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, 7 गुणा 7, ऊंचाई कितनी है 10, 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा कर दो,
154 और 10 से गुणा होगा तो एक जीरो आगे और लग जाएगा, 1540 घन सेमी। इसका राइट आंसर आ गया। समझ में आ रही है ना चीजें? अगर नहीं आ रही तो जो फॉर्मूले है वो तो आप याद कर सकते हो, फॉर्मूले याद करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। क्यों नैन आ जाएगी ना समझ में? यदि एक गोले की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि गोले का जो त्रिज्या है उसको बढ़ा रहे हैं। पहले मानो गोले की त्रिज्या कुछ नहीं बढ़ी तो गोले के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4πr²। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, अब इसकी क्या बढ़ा रहे हैं हम? त्रिज्या बढ़ा रहे हैं, आर का मान बढ़ा रहे हैं। कितना? 20% है वो बढ़ा रहे हैं। तो आपने एक फॉर्मूला सीखा है अर्थमेटिक में कि किसी संख्या को जब लगातार बढ़ाया जाए x + y + xy बटा 100, तो यहाँ पे x और y का मान क्या हो जाएगा? 20। क्योंकि r दो बार आ रहा है तो 20 + 20 + 20 20 400 बटा 100, तो 20 20 40 4 44, 44% बढ़ जाएगी। अब ये वैसे आंकड़ा निकालो तो कैसे कर सकते हो? मैं एक और तरीके से आपको चीजें बता सकता हूं। इसको साइड में कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, चलो यहीं पे देख लो। यहां देखो, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो पहले मान लो 20% बढ़ा रहे हैं तो 20% कितनी होती है भाई? 100 से हम 120 करें या 4 से 5 करें? नहीं, 5 से 6 करें, 5 से 6 करें। पहले 5 थी उसको 6 करें तो 20% बढ़ेगी। अगर हम 5 में निकाल ले उसका क्षेत्रफल, जब त्रिज्या 5 हो तो 4 पाई का मान 22/7, 5 गुणा 5, फिर 4 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6। अगर यहाँ से बढ़ेगी तो इतना बढ़ेगा। इसमें भी अंतर निकाल के आप ये बेस में लिख के ज्ञात कर सकते हो, लेकिन जो इसका सबसे आसान तरीका है वो यही है। ठीक है ना? अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, स्क्वायर रूट बताना था। क्या बताना था? स्क्वायर रूट 0.0009। अब इसको अगर सीधा समझ में आ रहा है तो 0.03 इसका हो जाएगा। ऐसे समझ में ना आ रहा है तो देखो क्या कर सकते हो आप लोग, पॉइंट हटा दो, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। अब 9 का कितना होता है? 3, 10,000 का 100, वापस क्या आ जाएगा? 0.03, पॉइंट वापस लगाएंगे तो सेम बात है। सीधा समझ में आ रहा है तो सीधा कर दो, वैसे कर दो। 5,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन पूछा है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 गुणा समय, ऊपर घात में समय। इससे करना चाहो, मूलधन कितना है? 5,000 रुपये, दर हमें 10% दे रखी है ना, 1 + 10/100, इधर कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। ठीक है, 5,000 100 गुणा 100 + 10 110, 110/100, और ये कितनी बार है? 2 बार, तो 110/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इनसे ये 2 जीरो, 11 11 करेंगे तो 50 गुणा 121, तो करा दो, जीरो लगा दो, 5 एकम 5, 5 दूआ 10, बच गया 1, इतना ही आएगा 6,050 रुपये। क्या आ जाएगा? मिश्र धन। समझ में आया आपको? दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, कोई बात ना। किसी संख्या का 40%
यदि 160 है, आपको एक संख्या का 40% का मान दे रखा है 160, आपको उस संख्या का कितना पूछा है 60%। तो पहले संख्या ज्ञात कर ले जाए, ये कट गया, 4 चौक 16, संख्या आ गई 400। इसका 60% बताना है, 400 का 60% क्या हो जाएगा, 2 0 से 2 0, 6 चौक 24, 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। ऑप्शन है जो मीटर में है, तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। किससे गुणा करेंगे, 5/18। ये चीजें याद कर लो, 72 को 5/18 से गुणा किया, 18 4 72, तो 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर ये आ गया। अब 10 सेकंड चलानी है, दूरी बतानी है, तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय, 200 मीटर। समझ में आ गया ना, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 6 चल रहा है, जो पीछे की चीजें हैं वो बता दी गई है आपको। पीछे के मॉक देखो तब समझ में आएगा। यदि 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो कुल काम हो गया 15 गुणा 20। अब 12 आदमी हमारे पास है, 12 4 3 12, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25। काटा पीटी आपको आती है ना, नहीं आती तो सीख लो, काम आएगी। समीकरण दे रखी है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर है ये, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ऐसे सवाल हम 2 पहले कर चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके मूल बताने। तो हमें 2 ऐसी संख्याएं देखनी है, 5 के 2 ऐसे टुकड़े देखने हैं जिनको गुणा करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए। जिनको गुणा करे तो 6 आ जाए, अगर जोड़े और घटाए तो 5 आ जाए। तो मैं -3 और -2 2 ऐसी संख्या है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बात हो रही है। तो x माइनस, यहां से हम कॉमन ले लें, x कॉमन आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, x गुणा x कॉमन आ गया, तो पीछे बचा यहाँ से x, यहाँ से 2, क्योंकि x कॉमन चला गया। आगे देखें, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 3 कॉमन आ रहा है, 3। यहाँ पे x बचा, 6 में 3 छुपा होता है, 6 को हम 3 गुणा 2 लिखते हैं, तो 3 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, -2। -2 क्यों बचा, कि माइनस हमने पहले ही गुणा कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस वापस गुणा होके अंदर करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x -2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से बच रहा है x, यहाँ से -3। तो वैसे देखे तो ये किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर। या तो x -2 का मान 0 है, या x -3 का मान 0 है, तभी तो 0 होगा। अगर कोई संख्या 2 संख्याओं को हम गुणा करें, 0 कब है, या तो पहली संख्या 0 है तब 0 होगा, या दूसरी संख्या 0 है तब 0 होगा। तो x -2 बराबर 0 है, तो x का मान क्या आ गया, 2। अगर x -3 बराबर 0 है, तो x का मान क्या आ गया, 3। तो हमारे पास 2 मान क्या आ गए, 2 और 3। तो इसके जो मूल हो गए वो 2 और 3 हो गए। समझ में आया आप सभी को, नहीं आया? अगर चीजें समझ में ना आ रही है तो इनको देखो, चीजें याद करो, पीछे के मॉक टेस्ट आपको कराए है वो भी साथ में देखो। एक व्यापारी अपनी वस्तु को 25% मूल्य बढ़ाकर लिखता है, फिर उस पर 10% की छूट देता है, तो 25% मूल्य बढ़ाता है, तो 100 से 125 कर देता है, 100 से 125 कर देता है। अब उस पे 125 पे 10% की छूट देता है। भाई ये क्या है, ये उसका है क्रय मूल्य, उसको बढ़ा के लिख दिया, अंकित मूल्य ये हो गया, अंकित मूल्य। अब उस पर छूट देता है, ये तो उसने मार्कअप कर दिया, चीज़ों को बढ़ा दिया, अब उस पर छूट देता है 10% की। 125 का 10% निकालना कितना आसान है,
बहुत है ना। 125 का 10% 12.5 हो गया। वापस पीछे कितना बचा? 112.5। अगर इसमें से 10% घटा देंगे तो ये उसका क्या हो गया? कौन सा मूल्य? ये विक्रय मूल्य। भाई उतनी की छूट देता है। बात आई समझ में? अब लाभ प्रतिशत, लाभ हमेशा किस पे होते हैं? हानि या लाभ होती है क्रय मूल्य पे। कितने का हो रहा है? 12.5 का हो रहा है ना। 100 की वस्तु कितने में बेची? 112.5 में। तो 12.5 किस पे हो रहा है? 100 पे। वैसे 100 गुना होगा तो वापस कट के क्या आ जाएगा? 12.5 प्रतिशत। 100 पे जितना ही होता है उतना ही होता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता। 100 से 100 कट जाता है तो 12.5 इसका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18, 12 और 20 का चतुर्थ अनुपाती आपको बताना है। अब चतुर्थ अनुपाती कैसे निकालते हैं महावीर ने, ध्यान से देखना। देखो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, अगर इसमें देखें तो ये चतुर्थ अनुपाती है तो हम क्या करेंगे? B अनुपात C है तो B और C को गुणा करके A का भाग दे देंगे। यहाँ पे जो हमें दिया गया है 8, 12, 20 और ये ज्ञात करना है, तो 12 और 20 को गुणा करेंगे और 8 का भाग दे देंगे तो क्या आएगा? 4, 6, 5, 5 छंग 30। समझ में आया? आपको द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती तीनों चीजों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। एक त्रिभुज का आधार 12 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल। अब देखो जब त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दी हो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, आधार हमें दे रखा है 12, ऊंचाई दे रखी है 8, तो 6, 8 छंग 48, 48 वर्ग है सेमी, इसका आंसर हो गया। यदि A अनुपात B का मान 3:4, B अनुपात C 8:9, A अनुपात C पूछा है तो इसमें देखो A अनुपात B अनुपात C, ये 3 और 4 दे रखा है, B C कितना दे रखा है? 8 और 9, तो इसको आगे बढ़ा दो। 8 3, या जो कॉमन कट रहा है उसे काट भी सकते हो, पहले लिख ही लो। 8 3 24, 8 चौक 9 चौक। आपसे पूछा क्या है? A अनुपात C, A 24 है, C 36 है। ये तो ऑप्शन में नहीं है लेकिन 12 के बाड़ी से कट रहे हैं ना, 2 और 3, तो ये इसका अनुपात आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? आया समझ में सभी को? देखो ये आसान सी जोड़ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इनमें आपको क्या लेना है? लेस से। क्या आएगा? 12। 6 दूआ 12 होता है ना, तो 6, 4 3 12, तो 4, 3 चौक 12, तो 3, 6 4 10 3, 13/12। बहुत ही आसान और बेसिक सवाल है ना। आर्मी का लेवल उतना हार्ड नहीं है, एक दो सवाल को छोड़ के बाकी चीजें सरल आती है। देखो आपको फॉर्मूला मैंने पहले दिन के मॉक में बताया था कि क्या करना है। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, वाई की जगह क्या है? 5 है। देखो फॉर्मूले होते हैं, एक बार और बता देता हूँ, याद करने हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है ना, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 5 हम 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आर्मी को BSNZ लिखा जाता है तो सोल्जर को क्या लिखा जाएगा? देखो ए को B, R को S, M को N, Y को Z, क्या किया? सभी में प्लस ए किया ना, तो ST, इसमें अगला T, OP,
LMDEIJEFRS। कौन सा ऑप्शन है? तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना, इससे गलती की संभावनाएं कम हो जाती है। श्रृंखला पूरी करो। 3 से 10 हो रहा है, 10 से 29, 29 से 66। इसको देखे तो गुणा प्लस 1 गुणा -1 यहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ऐसी संभावना है। अगर हम इसको वर्ग और घन के रूप में देखें तो अब ये 4 का 3 मतलब 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर -1 ये कुछ नहीं है, ये फिर 64 प्लस 2 ये प्लस 4 ऐसी नहीं है। तो जब चीज़ें ऐसे समझ में ना आए तो अब हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 19, यहाँ पे कितना अंतर है 17 है क्या, 16 में से 9 गया 7 और फिर 5, कितने का अंतर है 37 का, 37 का अंतर है। तो 7 से 19 कितना बढ़ा, 12। यहां से 19 10, अगर यहाँ 12 से 18 6, 18 से 6 और बढ़ाए 24। अगर 37 में 24 जोड़े तो कितना हो रहा है, 7 और 4 11 का 1 को, फिर 61 हो रहा है। अगर 66 और 61 जोड़ दे, यहाँ जुड़ेगा ना, तब यहाँ की संख्या आएगी, तो आ रहा है 100। अब ये काफी अच्छा लेवल का सवाल हो गया, लेकिन ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना है। अंतर का अंतर आ सकता है, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सुरेश ने फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। फोटो वाले का सुरेश से क्या संबंध है? पहली बात हो रही है कि मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा, तो मैं ऐसे मानो मेरी माँ, माँ का इकलौता बेटा मैं ही होऊंगा, बेटे का बेटा है मेरा बेटा, यही फोटो वाले की बात हो रही है। फोटो इसी की है, फोटो की ओर इशारा करते हुए, तो ये इससे क्या संबंध है, बेटे का संबंध है। किसका संबंध है? बेटे का। विषम शब्द का चयन करना है, तो इसमें आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, नवंबर। इसमें 30 दिन होते हैं, बाकी सभी में 31 दिन होते हैं, इन तीनों में 31 दिन होते हैं। महीने में दिनों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर उत्तर की ओर चलता है, तो ऊपर दाएं मुड़ेगा तो इधर की साइड, 10 मीटर इधर चलता है उत्तर की तरफ, फिर 5 मीटर दाएं मुड़कर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है वापस। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो यहां से ये दूरी कितनी है, ऊपर 5 है तो यहीं पे भी 5 मीटर ही होगी। ये था हमारे मॉक का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइए, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू।